अपनी सहेली के विवाह समारोह में भाग लेने के बाद अनीका महेश जी के साथ रात को 11 बजे वापस लौटी। जिस घर में वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, उसके गेट के सामने अपने माता पिता को खड़े देख वह जोर से चौंक पड़ी, क्योंकि वे दोनों बिना किसी पूर्व सूचना के कानपुर से दिल्ली आए थे। मम्मी पापा, आप दोनों ने आने की खबर क्यों नहीं दी? कार से उतरकर बहुत खुश नजर आ रही अनीका अपनी माँ साधना के गले लग गई। हमने सोचा इस बार अचानक पहुंचकर देखा जाए कि यहाँ तुम अकेली किस हाल में रह रही हो। अपने पिता दीनानाथ की आवाज में नाराजगी और रूखेपन के भावों को पढ़ अनीका मन ही मन बेचैन हो उठी। मैं बहुत मजे में हूँ पापा। उनकी नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए अनीका दीनानाथ के भी गले लग गई। महेश जी इन दोनों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने कार से बाहर आकर अपना परिचय खुद ही दिया। रात के 11 बजे कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? उनसे इस सवाल को पूछते हुए दीनानाथ ने अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट सजा ली। अनीका की पक्की सहेली अंजू की आज शादी थी। वह इसके ऑफिस में काम करती है। परेशान यह थी कि अनीका शादी से घर अकेली कैसे लौटेगी, इसलिए मैंने इसकी परेशानी देखकर साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली। अकेले लौटने का डर मन से दूर होते ही शादी में शामिल होने की इसकी खुशी बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा, महेश जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अकेली लड़की के लिए रात को इतनी ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता है बेटी। अनीका को सलाह देते हुए दीनानाथ की आवाज़ में कुछ सख्ती के भाव उभरे। अनीका के कुछ बोलने से पहले महेश जी ने कहा, दीनानाथ जी, देर रात के समय अनीका को मैं कहीं अकेले आने जाने नहीं देता हूँ। इस मामले में आप दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को जवान बेटी की चिंता होती ही है। आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है जनाब। अब मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट। कुछ रूखे से अंदाज में अपने मन की चिंता व्यक्त करने के बाद दीनानाथ मुड़े और गेट की तरफ चलने को तैयार हो गए। दीनानाथ जी, कल इतवार को आप डिनर हमारे घर कर रहे हैं। मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। महेश जी ने दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ओके। बिना मुस्कुराए उन्होंने महेश जी का निमंत्रण स्वीकार किया। अनीका ने असहज भाव से मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। गुड नाइट सर, मैं सुबह ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। गुड नाइट। महेश जी ने उससे हाथ मिलाने के बाद साधना को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कार में बैठ गए। उन्हें अपने घर पहुंचने में 5 मिनट लगे। अपनी पत्नी निर्मला के नज़रों से वे अपने मन की बेचैनी छिपा नहीं पाए थे। निर्मला की सवालिया नज़रों के जवाब में उन्होंने कहा, अनीका के माता पिता कानपुर से आए हैं। उन्हें अनीका का मेरे साथ इतनी देर से वापस लौटना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि वे दोनों इस कारण तरह तरह के सवाल पूछकर उसे जरूर परेशान करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। निर्मला ने अपनी राय जाहिर की। उसके पिता मुझे तेज गुस्से वाले इंसान लगे हैं। मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ और देर उनके साथ रुकना चाहिए था। हम कल उन्हें घर बुला लेते हैं। मैंने दोनों को कल रात डिनर के लिए बुला लिया है। तुम सुबह अनीता और राकेश को भी कल डिनर यहीं करने के लिए फ़ोन कर देना, ओके? कुछ देर बाद अमेरिका में रह रहे अपने बेटे अमित और बहू वंदना से बात करके उनका मूड कुछ सही हुआ। वे दोनों अगले महीने घर आ रहे हैं, यह खबर सुन वे खुशी से झूम उठे थे। कमर दर्द से परेशान निर्मला नींद की गोली लेने के बाद जल्दी सो गई थी। महेश जी अनीका का फिक्र करते हुए कुछ देर तक करवटें बदलते रहे थे। सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले अनीका कुछ काम को लेकर अपनी माँ साधना के साथ उनके घर पहुँच गई। महेश जी को इस कारण उसके साथ अकेले में बातें करने का मौका नहीं मिला।
वैसे उन्हें माँ बेटी सहज नजर नहीं आ रही थी। इस बात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि बीती रात अनीका के साथ उसके माता पिता ने उसे डांटने समझाने का काम जरूर किया होगा। कुछ देर बाद निर्मला, अनीका और अनीका की माँ साधना फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ गए और उन तीनों को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ से वापस लौटने में 1.5 घंटा लगा। तब तक महेश जी ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था, लेकिन साधना ने सिर्फ चाय पी और अपने पति दीनानाथ जी के पास जल्दी वापस लौटने के लिए अनीका से बार बार आग्रह करने लगी। वह अपनी माँ के साथ जाने को उठकर खड़ी तो जरूर हो गई, पर उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे साधना का यूं शोर मचाना अच्छा नहीं लगा था। पिछली रात वह 2 बजे सो सकी थी। उसके माता पिता ने कल उसे डांटते हुए कहा था, अपनी दौलत और मीठे व्यवहार के बल पर यह हमेशा तुम्हें गुमराह कर रहा है। बड़ी उम्र के ऐसे चालाक पुरुषों के जवान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के किस्से किसने नहीं सुने। तुम्हें इस इंसान से फौरन सारे संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो हम बोरिया बिस्तर बंधवा कर तुम्हें वापस कानपुर ले जाएंगे। दीनानाथ ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी। अनीका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ता गया था। बिना सबूत और बिना मुझसे कुछ पूछे आप दोनों मुझे कैसे चरित्रहीन समझ सकते हैं। अनीका जब अचानक गुस्से से फट पड़ी, तब कहीं जाकर उसके माता पिता ने अपना सुर बदला था। चल, मान लिया कि तू भी ठीक है और यह महेश जी भी अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया वालों की जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता है बेटी। हमारा समाज ऐसे बेमेल रिश्तों को ना समझता है ना स्वीकार करता है। तुझे अपनी बेकार की बदनामी से बचना चाहिए। उसे यूं समझाते हुए जब साधना एकाएक रो पड़ी, तो अनीका ने उन दोनों को किसी तरह की सफाई देना बंद कर दिया था। कल आप दोनों महेश सर और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें समझने की कोशिश तो करें। अगर बाद में भी आप दोनों के दिलों में उनके प्रति भरोसा नहीं बना, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यह आखिरी बात कहकर अनीका ने उन्हें गेस्ट रूम में सोने भेज दिया था। सुबह जागने के बाद अनीका की अपने माता पिता से ज़्यादा बातें नहीं हुई। बस दोनों पार्टियों के बीच तनाव भरी खामोशी लंबी खींची थी। वे तीनों रात को 8 बजे के करीब महेश जी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ उनका परिचय कृति और दीपिका नाम की 2 लड़कियों से भी कराया। ये दोनों पहली मंजिल पर रहने वाली हमारी किराएदार है। आज इनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना ही आप दोनों को खाने को मिलेगा। निर्मला ने कीर्ति और दीपिका के हाथ प्यार से थामकर उनकी तारीफ की। कीर्ति को नई जॉब मिल गई है, वह अगले महीने मुंबई जा रही है। तब अनीका ने यही मेरे साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाया है। यह सूचना देकर दीपिका ने अनीका को गले से लगा लिया था। इस खबर को सुनने के बाद दीनानाथ की आंखों में पैदा हुई चिढ़ और नाराजगी के भावों को महेश जी ने साफ पढ़ा। दीनानाथ के मन की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने सहज भाव से कहा, यह दीपिका सोते हुए खर्राटे लेती है। शायद अनीका इसके साथ रूम शेयर ना करना चाहे। महेश सर, मेरा सीक्रेट आप सबको क्यों बता रहे हैं? दीपिका ने नाराज होने का अभिनय करते हुए जब किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर पांव पटके, तो दीनानाथ को छोड़ सभी जोर से हंस पड़े थे। दीनानाथ ने शुष्क स्वर में दीपिका को बताया, तुम्हें नई रूम में ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अनीका तो बहुत जल्दी वापस कानपुर जा रही है। अरे, कानपुर जाने का फैसला तुमने कब किया अनीका? दीपिका ने हैरान होकर अनीका से सवाल किया। पापा के इस फैसले की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, अनीका ने थके से स्वर में उसे बताया और निर्मला जी का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल पड़ी। अंकल, आप अनीका को कानपुर क्यों ले जा रहे हैं? क्या
वहाँ उसे यहाँ जैसी अच्छी जॉब मिलेगी? दीनानाथ के बगल में सोफे पर बैठती हुई दीपिका ने सवाल पूछा। वह घर से दूर रहती है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता पक्का करने में हमें दिक्कत आ रही है। वह जॉब करेगी या नहीं, यह फैसला अब उसकी भावी ससुराल वाले करेंगे। दीनानाथ अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। यह क्या बात हुई अंकल? अनीका को तो बड़ी जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। शादी करने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब छुड़ाना गलत होगा। दीपिका को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अंकल, अनीका ने बहुत मेहनत करके खुद को काबिल बनाया है। वह शादी होने के बाद जॉब करे या ना करे, यह फैसला उसी का होना चाहिए। आपको उसका रिश्ता उस घर में पक्का करना ही नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती उसे घर बिठाने की बात करे। दीनानाथ के सामने बैठती हुई कृति ने जोशीले अंदाज में अपनी राय व्यक्त की। बहुत जल्दी ही दीनानाथ ने खुद को इन दोनों लड़कियों के साथ बहस में उलझा हुआ पाया। दुनिया की ऊंच नीच समझाते हुए वे लड़कियों के लिए कैरियर से ज़्यादा शादी को महत्वपूर्ण बता रहे थे। उन्हें कृति और दीपिका से यूं बहस करने में मज़ा आ रहा है। यह इस बात से जाहिर था कि घंटे भर का वक्त गुजार जाने का उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। उन दोनों के साथ बातों में उलझे रहने का एक कारण यह भी था कि उनका मन एक तरफ चुपचाप बैठे महेश जी के बात करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। साधना बहुत देर पहले रसोई में चली गई थी। वहां अपनी बेटी अनीका को निर्मला का कुशलता से काम में हाथ बटाते देख उन्हें यह समझ आ गया कि वह अक्सर ऐसा करती रहती थी। अनीका को अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई थी। उन्हें अपनी बेटी का निर्मला के साथ हंसना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। अनीका, कीर्ति और दीपिका को इन लोगों ने अपने मीठे व्यवहार और दौलत की चमक दमक से फंसा लिया है। यह विचार बार बार उनके मन में उठकर उनकी चिंता बढ़ाए जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उनका मन बार बार कांप उठता था। जब निर्मला जी ने उनके साथ हंसने बोलने की कोशिश शुरू की तो और ज़्यादा चिढ़कर साधना ड्राइंग रूम में वापस लौट आई। वे अपने पति की बगल में बैठी ही थी कि किसी के द्वारा बाहर से बजाई गई घंटी की आवाज़ घर में गूंज उठी। कुछ देर बाद महेश जी एक युवती के साथ वापस लौटे और दीनानाथ व साधना से उसका परिचय कराया। यह मेरी बेटी अनीता है। आप दोनों से मिलाने के लिए मैंने इसे खास तौर पर बुलाया है। क्या अकेली आई हो? अनीता के माथे पर लगे सिंदूर को देखकर साधना ने उसके नमस्ते का जवाब देने के बाद सवाल पूछा। नहीं, राकेश साथ आए हैं। वे कार पार्क कर रहे हैं। अनीका तो बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत पर गई है आंटी। इस उम्र में भी आप बड़ी अच्छी लग रही है। अनीता के मुंह से अपनी तारीफ सुन साधना तो खुश हुई, पर दीनानाथ को उसका अपनी पत्नी के साथ यूं खुल जाना पसंद नहीं आया था। दीनानाथ जी, आप मेरे साथ पास की मार्केट तक चलिए। खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए रसमलाई ले आए। अनीका ने बताया था कि आपको रसमलाई बहुत पसंद है। बड़े अपनेपन से महेश जी ने दीनानाथ का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। दीनानाथ को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा। वैसे सच्चाई तो यह थी कि उनका मन इस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर से बाहर आते ही महेश जी ने उनका परिचय अंदर प्रवेश कर रहे अपने दामाद से कराया। ये मेरे दामाद राकेश जी हैं। शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंटों में इनकी गिनती होती है। राकेश जी, ये अनीका के पिता दीनानाथ जी है। राकेश का परिचय जानकर दीनानाथ को तेज झटका लगा था। उसने अपने ससुर और दीनानाथ दोनों के पैर छुए थे। उम्र में अपने से 8-10 साल छोटे राकेश से अपने पांव छुआना उनको बहुत अजीब लगा।
उन्होंने बुदबुदाकर राकेश को आशीर्वाद सा दिया और बहुत बेचैनी महसूस करते हुए आगे बढ़ गए। घर से कुछ दूर आकर महेश जी ने पहले एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अशांत लहजे में दीनानाथ को बताना शुरू किया। अपने दिल पर लगे सबसे गहरे जख्म को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाली मेरी बेटी अनीता राकेश की फर्म में जॉब करने गई थी। उनके बीच दिन पर दिन बढ़ते जा रहे दोस्ताना संबंध तब हमारे लिए भी गहरी चिंता का कारण बने थे। दीनानाथ जी, जब मेरी बेटी ने अपने से उम्र में 17 साल बड़े विधुर राकेश से शादी करने का फैसला हमें सुनाया तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। जिस आक्रोश, डर और चिंता को आप दोनों पति पत्नी अनिका और मेरे बीच बने अच्छे संबंध को देखकर आज महसूस कर रहे हैं, उन्हें निर्मला और मैं भली प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस राह पर से गुजर चुके हैं। जिस पीड़ा को अनीता का बाप होने के कारण मैं झेल चुका हूँ, वैसी पीड़ा आपको कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा वचन मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ। दीनानाथ जी, आपकी बेटी का कैसा भी अहित मेरे हाथों कभी नहीं होगा। इस महानगर में अनगिनत युवा पढ़ने और जॉब करने आए हुए हैं। उन सबको अपने घर व घर वालों की बहुत याद आना स्वाभाविक ही है। घर से दूर अकेली रह रही लड़कियों के लिए बड़ी उम्र वाले किसी प्रभावशाली पुरुष के बहुत निकट हो जाने को समझना भी आसान है, क्योंकि वह लड़की अपने पिता के साथ को परदेश में बहुत मिस करती है। जिन दिनों राकेश ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उन दिनों निर्मला और मैं भी अपने बेटे बहू के पास रहने अमेरिका गए हुए थे। राकेश आज मेरा दामाद जरूर है, लेकिन मेरे मन के एक हिस्से ने उसे भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व अनीता को गुमराह करने के लिए आज भी पूरी तरह से माफ नहीं किया है। मेरी पत्नी कमर दर्द के कारण अपाहिज सी हो गई है। बेटा बहू विदेश में है। हम दोनों को अनिका, कृति व दीपिका का बहुत सहारा है। सुख दुख में ये बहुत काम आती है हमारे। बदले में हम इन्हें घर के जैसा सुरक्षित व प्यार भरा परिवेश देने का प्रयास दिल से करते हैं। हम सब ने एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह से अपना लिया है। सगे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ज़्यादा बड़ा सहारा बन गए हैं हम एक दूसरे के। अनिका मुझसे बहुत प्रभावित है, मुझे अपना मार्गदर्शक मानती है। वह मेरे बहुत करीब है, पर इस निकटता का मैं गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाऊंगा। अनिका की ज़िंदगी में आप मुझे अपनी जगह समझिए दीनानाथ जी। महेश जी का बोलते बोलते गला भर आया था। दीनानाथ ने रुककर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत भावुक होकर बोले, महेश जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा है। अपनी नज़रों में गिरकर मैं इस वक्त खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं ने सारी गलतफहमी दूर करते हुए आपसी विश्वासों की जड़ों को सींच मजबूत कर दिया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।